इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 22 और वर्क पावर एनर्जी यानी कार्य शक्ति और ऊर्जा का पार्ट 2। कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी और इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपको दोनों चीजें आपको समझाई थी। मैंने दूसरा बताया था आपको कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको नोट करवाए थे, समझाए थे। दूसरा मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम यानी गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में रिलेशन और ग्राफ, 3 ग्राफ इस पर मैंने आपको समझाए थे कि जो कि नेवी SSR के एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है और इन पर इसी रिलेशन पर मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए थे। और 1-2 सवाल मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी का भी कराया था, जहां मैंने आपको बताया था कि वहां जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh है ना, वो m सेंटर ऑफ मास होता है और हाइट जो है सेंटर ऑफ मास से मेजर की जाती है। तो ऐसा एक सवाल भी आपको कराया था जो कि बहुत ही सटीक सवाल था। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपको कराने जा रहा हूं सबसे पहले वो है पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। ठीक है, तो जब सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। अगर मैं इसको पोटेंशियल ना कह के अगर इलास्टिक पोटेंशियल बोल दूं तो और ज्यादा सही है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। देखो मैं आपको पूरा कंप्लीट समझाऊंगा कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है। इसको बोलते हैं प्रत्यास्थ पोटेंशियल माने स्थितिज ऊर्जा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा। तो स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा। देखो पहले आप ध्यान से समझो, पोटेंशियल एनर्जी कल के लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था ये मेनली 2 टाइप की होती है। मेनली सबसे पहला टाइप आपको मैंने बताया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा। ठीक है, और दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा। इसको आप समझना। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, पहले आप इस बात को समझो। कोई भी बॉडी इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में आपस में अट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं? आपस में अट्रैक्ट करती हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो अट्रैक्ट करती है हमेशा 2 बॉडी आपस में। तो ऐसे केस में जहां जो एनर्जी जनरेट होती है, स्टोर्ड होती है एनर्जी, वो एनर्जी कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहां जो बॉडी का मास है वो हाइट पर डिपेंड करता है। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वहां जनरेट होती है ऐसी बॉडी जिनके अंदर इलास्टिसिटी हो। इलास्टिसिटी मतलब खींचने की क्षमता हो, जो खिंच जाए, इलास्टिक हो, उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे रबड़ हो गया है ना, स्प्रिंग हो गया। तो स्प्रिंग और रबर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। रबर या स्प्रिंग इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, रबर या स्प्रिंग। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको यही सिखाने वाला हूं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। अगर मैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी न बोल के पोटेंशियल एनर्जी बोलूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। तो यहां जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास मान लो एक स्प्रिंग है यहां। ठीक है, एक स्प्रिंग है ये, और इस स्प्रिंग से एक m मास का ब्लॉक लटका हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली जो शर्त क्या है इस टॉपिक को पढ़ने की, वो है कि जो स्प्रिंग है वो यूजुअली मासलेस होती है। ऐसा क्यों है मैं आपको ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप इतना समझो कि इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए जो मेन पॉइंट है सबसे पहले कि यूजुअली जो स्प्रिंग है वो मासलेस होती है ना, मासलेस होती है, तभी आप कॉन्सेप्ट सीख पाओगे। तो मैं बोल दूं यूजुअली स्प्रिंग इज मासलेस यानी द्रव्यमानहीन होती है।
द्रव्यमान हीन होती है, उसके अंदर कोई मास नहीं होता, ऐसा हमें अज्यूम करके चलना होता है, मान के चलना होता है। ऐसा इसलिए होता है कि इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो सब जगह सेम रहे। अब आप बोलोगे रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, तो थोड़ा वेट करना होगा आपको कंप्लीट टॉपिक को। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन ये बातें बताना स्टार्टिंग में जरूरी थी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट, ऐसा इसलिए क्यों होता है, यूजुअली स्प्रिंग इज मासलेस। ये स्प्रिंग को मासलेस ही क्यों मान के चलते हैं, क्योंकि बिकॉज रीस्टोरिंग फोर्स इज सेम एवरीवेयर इन द स्प्रिंग। ये कंडीशन है, ठीक है। आपको जो कॉन्सेप्ट सीखना है उसमें आपको मान के चलना होगा कि जो स्प्रिंग है वो मासलेस होती है। उसका रीजन भी आपको पता लग गया, क्यों, क्योंकि सब जगह जो फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स वो कैसा होगा, सेम होगा, इसलिए ऐसा जरूरी होता है। अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है मैं आपको भी टॉपिक के अंदर सिखाने वाला हूं। अब देखो, मैं इस स्प्रिंग को इस तरीके से आगे की तरफ खींच रहा हूं, क्या कर रहा हूं, खींच रहा हूं स्प्रिंग को। तो खींचने में मैंने क्या फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स यानी आरोपित बल। क्या लगाया है, आरोपित बल, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। मैंने इसको खींचने में कुछ डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट तय किया होगा इस स्प्रिंग ने। मान लो ये स्प्रिंग यहां तक आ गई, ठीक है, यहां तक F फोर्स खींचने पर, बल लगाने पर ये स्प्रिंग X डिस्टेंस आगे की तरफ आ गई, क्लियर। तो स्प्रिंग की टेंडेंसी होती है, स्प्रिंग का नेचर होता है कि जितना हमने खींची है उतना अभी अंदर आने की कोशिश करेगी, अंदर की तरफ। जैसे आप यहां से इस फोर्स को छोड़ दोगे तुरंत स्प्रिंग कहां जाएगी, अंदर आ जाएगी। इसका इलास्टिक नेचर होता है, ठीक है। ये स्प्रिंग कहां जाएगी, अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगी, यानी आपको ये कंडीशन दिखेगी, ये अंदर की तरफ एक फोर्स लगाती है और उस फोर्स को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग यानी जो हमने इसको खींचा था अब उस खुद को संचय करना चाहती है, खुद को स्टोर करना चाहती है, अपनी पोजीशन पर वापस आना चाहती है। उस फोर्स को हम रीस्टोरिंग फोर्स कह रहे हैं। मेरी बात क्लियर है। तो जो मैंने F एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको जो खींचा था तो उसमें मैंने कुछ डिस्प्लेसमेंट तय किया था, ये स्प्रिंग कुछ आगे आ गई थी, लेकिन स्प्रिंग की क्या कंडीशन होती है, क्या नेचर होता है, ये अपनी पोजीशन पर आना चाहती है तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगाती है जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, क्लियर। तो यहां एक कंडीशन देखो, जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, ये रीस्टोरिंग फोर्स F, ये इस X के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। X जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस जो तय किया है इस स्प्रिंग ने, और आप देख रहे होंगे F और X आगे लग रहा है तो F रीस्टोरिंग फोर्स कहां लग रहा है, अंदर। तो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। तो यहां माइनस का सिंबल भी लगा दो। माइनस क्या बता रहा है कि फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स, नॉट एक्सटर्नल फोर्स। ध्यान रखना, ये रीस्टोरिंग फोर्स होता है, लिखा हुआ हो चाहे न लिखा हुआ हो, ये ऐसे भी लिखा रहेगा आपको बुक के अंदर, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस। तो आपको समझ में आना चाहिए, नहीं लिखा हुआ है यहाँ रीस्टोरिंग, लेकिन ये कौन सा फोर्स होता है, रीस्टोरिंग, जो अंदर लगता है। तो आप देखो माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट आगे लग रहा है और फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स अंदर लग रहा है। इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। देखो इसी लॉ को, इसको हम बोलते हैं हुक्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको हम, हुक्स लॉ, हुक्स का नियम। यही होता है हुक्स का नियम कि रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एट डिस्टेंस। इसी को हम बोलते हैं हुक्स का नियम, क्लियर। अब देखो यहां से जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप हटाओगे तो यहां एक चीज आ जाती है के। अब व्हाट इज के, के को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं यहां इस के को समझाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। एक आपका टॉपिक आएगा ऑसिलेशन, ठीक है। ऑसिलेशन के अंदर मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको डीपली तरीके से इस के मायने समझाऊंगा। अभी यहां मैं के आपको उतना ही समझाऊंगा जितना आपको जरूरत है। उस टॉपिक के अंदर के को कंप्लीटली मुझे एक्सप्लेन करना है, तो अभी यहां के लिए जितना के जरूरी है वो चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो के को हम बोलते हैं, इस के को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट यानी स्प्रिंग नियतांक, दैट इज व्हाट, स्प्रिंग नियतांक। या इसी को हम बोल देते हैं फोर्स कांस्टेंट, बल नियतांक, फोर्स कांस्टेंट दैट इज बल नियतांक,
ये होता क्या है, स्प्रिंग की टेंडेंसी होती है, स्प्रिंग का एक नेचर होता है। देखो होता क्या है, आप यहां से के की वैल्यू निकालो, तो अगर आप यहां से के की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एफ अपॉन एक्स। एक्स क्या है, डिस्टेंस, एफ क्या है, फोर्स। यानी अगर आप देखें फोर्स की यूनिट क्या होती है, मीटर, न्यूटन, और एक्स की क्या होती है, मीटर। आप एक मीटर में कितना फोर्स लगा रहे हो इस स्प्रिंग को खींचने में, दैट इज कॉल्ड के। इस स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है कि आप 1 मीटर खींचने में कितना फोर्स लगा रहे हो, 1 मीटर खींचने आप कितना फोर्स लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड के। ठीक है, इस के के बारे में यहां इस टॉपिक के अंदर आपको इतना ही जानना है, वरना के को समझना बहुत जरूरी होता है। के किस बात पर डिपेंड करता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो मैं आपको ऑसिलेशन वाले चैप्टर के अंदर कराऊंगा। ठीक है, तो यहां ये बात क्लियर। तो इसकी यूनिट हमें पता लग गई, न्यूटन पर मीटर होती है। अब इसका देखो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है के का, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के का विमीय सूत्र। तो फोर्स का होता है mlt-2 अपॉन एक्स का होता है l, तो क्या हो जाएगा ml0t-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ये बात क्लियर है, इसको बहुत अच्छे से नोट करो, फिर मैं आपको और चीजें आगे इसी टॉपिक में एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो, अब ये चीज तो तुम्हारे सामने क्लियर है कि हुक्स लॉ क्या होता है। ठीक, अब चलो आगे। ये स्प्रिंग है, ठीक है। अब इस स्प्रिंग को मैं खींच रहा हूं, ठीक है, और इसको खींचने में मैंने बाहर की तरफ एक फोर्स लगाया होगा, पहले एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मैं इसको खींच पा रहा हूं इतना। मान लो ये यहां तक मैंने खींच दिया इसको, तो इसने x1 डिस्प्लेसमेंट कवर किया पहले, क्लियर। यानी इस स्प्रिंग को मैंने जब फोर्स लगाया तो x1 डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तय किया। अब मैं इस पर और फोर्स लगा रहा हूं, क्या फोर्स लगा रहा हूं, और फोर्स, तो इसको मैंने x2 डिस्टेंस यहां तक कवर करवाया, यानी यहां तक इसको और खींच लाया मैं। ठीक है, पहले मैंने इसको जब फोर्स लगाया खींचने में तो x1 डिस्टेंस तय किया, फिर मैंने और इसको खींचा तो x2 डिस्टेंस तय किया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, न्यूमेरिकल के अंदर भी चीज जरूरी होती है, हम लैंग्वेज को नहीं समझ पाते। हम कहां से खींचेंगे, हर बार कहां से खींचेंगे, उसकी न्यूट्रल पोजीशन से। ऐसा नहीं है कि मैंने यहां से डिस्प्लेसमेंट तय किया फिर यहीं से इसको खींचा, उसी जगह से खींचा, उस जगह से नहीं, हम उसी को कहां से खींचेंगे, उसकी न्यूट्रल पोजीशन से खींचेंगे। अगर मैं और खींचता इसको x3 खींचता तो भी न्यूट्रल पोजीशन से खींचता। यानी देखो सवाल को समझो, मैंने बोला मान के चलो स्टार्टिंग में कि मैं इसको 5 मीटर खींच रहा हूं, और दोबारा में इसको मैं x2 जो है वो 10 मीटर खींच रहा हूं। x2 कितना खींच रहा हूं, 10 मीटर। तो x1 मैंने कितना खींचा, 5 मीटर, और x2 कितना खींच रहा हूं, 10 मीटर। अब ये आपका x2 10 मीटर नहीं है वास्तव में, ये कितना और है, x2, पहले x1 और अब जो x2 है, तो वाकई में जो x2 होगा उसमें 5 और ऐड हो जाएगा, ये 15 मीटर। आपको न्यूमेरिकल के अंदर ये चीज बहुत जरूरी होती है, इसलिए याद रखना, हम जो x2 या x3 या x1 जो भी खींच रहे होते हैं वो उसकी न्यूट्रल पोजीशन से हर बार खींचना होता है हमें, और ये बात तुम्हारे दिमाग में आ गई होगी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। तो होता क्या है कि हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं, तो जब खींच रहे हैं तो वर्क कर रहे हैं भाई, कोई वर्क, हम जब स्प्रिंग को इसको खींच रहे हैं तो हम वर्क कर रहे हैं, तो जो वर्क है वो स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड होता है एनर्जी की फॉर्म में, वो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मैंने अभी बोला था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बोलूं या ना बोलूं बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी भी कह रहा हूं तो, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बोल दो या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मैं जब स्प्रिंग को इसको खींच रहा हूं तो वर्क कर रहा हूं। अब मेरा जो वर्क है स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन स्प्रिंग। तो एनर्जी की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पहली बात तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जब मैंने x1 इसको डिस्प्लेसमेंट किया, इस स्प्रिंग को जब खींच रहा हूं, वर्क कर रहा हूं तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है, किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो शुरुआत में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, ui। यू किसको, यू डिनोट करते हैं हम किससे, पोटेंशियल एनर्जी को, यू।
U से, तो शुरुआत में U आई, बाद में जो x2 खींच रहा हूं इस टाइम मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी, जो मैं वर्क कर रहा हूं मतलब मेरी एनर्जी स्टोर हो रही है स्प्रिंग के अंदर, किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो अब कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल, क्या हो रही है, फाइनल। तो वर्क कितना किया मैंने, कितना वर्क किया, तो मैंने जो वर्क किया वो कितना किया, U फाइनल माइनस U इनिशियल, पता लग जाएगा अंतिम माइनस प्रारंभिक। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां ये नेगेटिव होता है क्योंकि मैंने कल के लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही वैलिड होता है। पोटेंशियल एनर्जी हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एक्सप्लेन नहीं करते हैं और उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, इसलिए सिंबल यहां माइनस भी आता है, ये आपको ध्यान रखना है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अप्लाई होता है। ये बात क्लियर है। अब देखो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग के अंदर, वो उसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है जो स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड होती है जब हम वर्क कर रहे होते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ के और डिस्टेंस क्या है x2 का स्क्वायर माइनस हाफ के इनिशियल के लिए क्या हो जाएगा, हाफ के x1 का स्क्वायर। अगर मैं यहां से k/2 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो आपके पास जो वर्क आ गया वो कितना आ गया, k/2 x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, एक अजम्पशन और है जो आपको मान के चलना होगा, एक अजम्पशन और है फिजिक्स के अंदर। यहां अजम्पशन क्या है, अजम्पशन आपको मान के चलना होगा कि न्यूट्रल पोजीशन पर, यानी न्यूट्रल पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्प्रिंग की वो पोजीशन जहां पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यानी ये सिंपल, ये जो स्प्रिंग है, ये जो ब्लॉक है, ये जो स्प्रिंग है, ये रुकी हुई आराम से, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो अब इसकी ये जो पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, न्यूट्रल पोजीशन है। क्या है, न्यूट्रल पोजीशन। तो फिजिक्स के अंदर माना गया है कि जो न्यूट्रल पोजीशन है, अब इस पर जो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, उस पोजीशन को न्यूट्रल पोजीशन कहते हैं। तो यहां जो x1 होगा वो कितना होगा शुरुआत में न्यूट्रल पोजीशन पर, 0। जब हम खींच ही नहीं रहे हैं भाई, जब हम इसको स्प्रिंग को खींच ही नहीं रहे हैं तो क्या डिस्प्लेसमेंट तय करेगी, कुछ भी नहीं, दैट इज 0। तो x1 कितना होगा, 0। तो ये फिजिक्स में माना गया है कि अजम्पशन क्या है कि एट न्यूट्रल पोजीशन, एट न्यूट्रल पोजीशन, एट न्यूट्रल पोजीशन, तो न्यूट्रल पोजीशन पर कितना हो जाएगा, x1 0 हो जाएगा हमेशा। तो अगर x1 0 हो जाएगा तो आप ये वाला फॉर्मूला देखना, यहाँ x1 को 0 कर दो पुट, क्या कर दो, x1 को 0 पुट कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा, ये सिर्फ k/2 x2 का स्क्वायर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग के अंदर वो कितनी आ जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। x2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, x। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी निकल के आ जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक चीज जो जानना बहुत जरूरी है, मैं क्या कर रहा हूं, बार बार स्प्रिंग को खींच रहा हूं। खींचने का मतलब क्या है, स्ट्रेच कर रहा हूं मैं स्प्रिंग को। लेकिन अगर मैं आपसे यहां ये बोलता कि स्प्रिंग को आप दबाओ, कंप्रेस करो, यानी संकुचित करो, अब स्प्रिंग को कंप्रेस करो, तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बताओ। बहुत बहुत जरूरी बात, आप स्प्रिंग को खींचो यानी एक्सपेंड करो, फैलाओ, या स्प्रिंग को आप क्या करो, कंप्रेस करो, दबाओ। तो दोनों केस में क्या कर रहा हूं मैं, वर्क कर रहा हूं, खींचने में भी वर्क कर रहा हूं और कंप्रेस यानी दबाने में भी उसके अंदर वर्क कर रहा हूं। तो जो वर्क है वो किस एनर्जी में स्टोर होता है स्प्रिंग के अंदर, चाहे खींचें चाहे दबाएं, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ही स्टोर होता है। इसलिए चाहे मैं स्प्रिंग को खींचूं चाहे मैं दबाऊं, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर हाफ के एक्स स्क्वायर ही होगी। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं इसको लिख देता हूं नोट करके कि चाहे तो आप कंप्रेस कर दो यानी दबा दो, ठीक है, चाहे आप एक्सपेंड कर दो, फैला दो, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज सेम, दैट इज व्हाट, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कंप्रेसिंग, ऑन कंप्रेसिंग, ऑन कंप्रेसिंग, कंप्रेसिंग, कंप्रेसिंग माने संकुचित, संकुचित, सिकुड़ना, एंड एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग माने फैलाव, एक्सपेंडिंग यानी खींच रहे हैं हम उसको, खिंचाव, फैलाव या खिंचाव बोल दो, खिंचाव। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थित ऊर्जा या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सेम, हमेशा सेम होती है, और वो कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट था स्प्रिंग के अंदर।
ठीक है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब इसको बहुत अच्छे से आप नोट करो, समझो, और आपको मैं अब जो कराने वाला हूं वो न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल के अंदर जो चीज बहुत जरूरी है, जहां मिस्टेक करते हैं, वो ये वाली चीज थी जो मैंने आपको बताया। एक बार दोबारा मैं बता देता हूं कि जो हम सबसे पहले स्प्रिंग को खींच रहे हैं, x1 डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है। अब जो दोबारा मैं खींचूंगा वो हमेशा आप न्यूट्रल पोजीशन से ही खींचोगे, इसलिए जो x2 आएगा पहले x1 और बाकी का वो दोनों को ऐड करते हैं हम। यहाँ x3 होता तो x1 x2 दोनों, या x2 को ऐड करना पड़ता। ठीक है, तो इस चीज आपको सवाल से क्लियर होगी, इसको बहुत अच्छे से आप नोट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं। अब देखो, अब मैं आपके लिए कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और एक क्वेश्चंस को आपको ध्यान से कंप्लीट देखना है, और फिर इनको चीजों को सीखना है, और इसी पर बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी लगाने हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला सवाल क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सर्टेन स्प्रिंग, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सर्टेन स्प्रिंग when stretched through 10 सेंटीमीटर इज 5 जूल। यानी स्प्रिंग को आपको 10 सेंटीमीटर खींचने में कितना वर्क करना पड़ा, 5 जूल की एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड होती है ना। वर्क कर रहे हैं तो स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो 10 सेंटीमीटर खींचने में उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है, संकुचित हुई है, दैट इज 5 जूल। ठीक है, आगे बोल रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी डन, अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी डन टू स्ट्रेच इट थ्रू an additional distance of 10 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, सवाल के अंदर जो मैं बार बार तुम्हें करा रहा था, जब पढ़ाया था अभी स्प्रिंग, तो बार बार एक चीज बता रहा था। तो देखो इसको समझो आप क्लियरली, ये स्प्रिंग है, ठीक है, और ये एम मास का ब्लॉक है, ठीक, और स्प्रिंग को जब मैं खींच रहा हूं x1 डिस्टेंस, यानी x1 कितना है 10 सेंटीमीटर, जब मैं इसको खींच रहा हूं यहां तक मान लो, तो कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा हूं, मान लो एनर्जी E1 मान लेता हूं, वो कितनी है 5 जूल, या U1 से बोल दो, या आप U की फॉर्म में दिखा दो। इनिशियल कितना है 5 जूल। अब बोल रहा है कि आप दूसरी 10 सेंटीमीटर खींचने में, नेक्स्ट 10 सेंटीमीटर खींचने में कितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड होगी। तो आप कहां से लोगे इसको, न्यूट्रल पोजीशन से, यानी x2 मान के चलो वो यहां तक आपने खींचा, नेक्स्ट कितना 10 सेंटीमीटर। तो अब ये जो 10 सेंटीमीटर नहीं है, न्यूट्रल पोजीशन से आपने लिया है, तो 10 + 10, तो x2 कितना हो जाएगा 20। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझना जरूरी है, x1 कितना दे रखा आपको 10 सेंटीमीटर, तो उस टाइम जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कितनी है 5 जूल। अब जो x2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही होगी। तो आपसे बोल रहा है कि ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपको बताना है, ठीक है, प्लस हमें उसने पूछा क्या है कि वर्क हमें बताना है, वर्क कितना होगा। तो वर्क बताने के लिए हम क्या करते थे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, भाई हम वर्क निकालना था, तो वर्क कैसे निकालते थे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले फाइनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, है ना, ये तरीका है सीखने का। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थित ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या था, ½kx²। क्लियर बात। तो आप देखो पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते थे, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, k कांस्टेंट होता है 1/2 कांस्टेंट, तो ये आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x²। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं U इनिशियल बटे U फाइनल बराबर ये आ गया x इनिशियल बटे x फाइनल का होल स्क्वायर। चाहे आप x1 बटे x2 लिख दो, बात एक ही है ना। तो अब इसको लिख लो, U इनिशियल की वैल्यू कितनी है आपकी 5 जूल, तो दैट इज 5 जूल अपॉन U फाइनल आपको निकालना है। तो x1 कितना है आपका 10 और x2 कितना है 20,
तो 10/20 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया कितना 1/2, और ये आ जाएगा 1/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/4, 2 का स्क्वायर 4। अब आप देख लो 5 4 जा 20, तो यू फाइनल कितना आ गया, यू फाइनल आ गया आपका 20 जूल। क्लियर? तो ये मेरे पास आ गया 20 जूल। वर्क निकालना था तो वर्क निकाल दो, 20 जूल -5, तो कितना आ गया आपका पास आंसर। आपको 10 सेंटीमीटर उसको खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा, 15 जूल का वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से चीज समझ में आई होगी, तो इसको बहुत क्लियरली इसको नोट करो, इसका फिर आपको सेकंड कराता हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन बोल रहा है कि अ लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड, अ लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाई 2 सेंटीमीटर, बाई 2 सेंटीमीटर, यानी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है। इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज V, तो इसकी जो स्थित ऊर्जा है वो है V। व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी इफ द स्प्रिंग, if the spring is stressed by 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए 20V, ऑप्शन बी 25V, और ऑप्शन सी 15V, और ऑप्शन बी आपको दे रखा है 10V। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो सवाल ये बोल रहा है कि आप स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचो, ठीक है, तो उस टाइम जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई है वो कितनी है, V। यानी ये आपके पास स्प्रिंग है और इसका कोई ब्लॉक लटका दिया मैंने, इसको मैंने खींचा कितना, 2 सेंटीमीटर खींचा, तो x1 कितना 2 सेंटीमीटर, तो इस टाइम जो पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत में स्टोर्ड हुई है वो V है। अब बोल रहा है अगर आपको अभी इसको कितना और खींचा है, 10 मीटर, 10 मीटर आपने खींचा है, तो अब कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। और ऑप्शंस आपको गिवन है 20B और 25B, 15B, और अगला है आपका 10B। ठीक है, तो समझो शुरुआत में आपको x1 दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो उस टाइम जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है आपकी V। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ kx², हाफ kx कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर कर दो आप, तो ये कितना आ जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, तो कितना बचा है 2, तो k इंटू 2 आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है V, तो V बराबर k इंटू 2, और k की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ गई V/2। इतना क्लियर है, तो k की यानी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ गई V/2। अब हमसे आगे सवाल बोल रहा है कि नेक्स्ट जो मैंने उसको खींचा है दैट इज व्हाट 10 मीटर। ठीक है, तो उस टाइम इसकी पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होगी, वो कितनी होगी। तो अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था पोटेंशियल एनर्जी का, वो था हाफ kx²। अगेन अब देखो आप हाफ k की वैल्यू कितनी है V/2, पुट कर दो V/2 इंटू x कितना है 10, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10, तो ये 100 आ जाएगा, 10 इंटू 10 100, ये 4, तो 4 को जब आप डिवाइड दोगे इसमें कितना आएगा 25 टाइम्स, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 25 टाइम्स ऑफ B। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन B इज करेक्ट। ठीक है, इसको नोट करो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट कराता हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज K, वो आपको दे रखा है 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, स्ट्रेस्ड इनिशियली, ठीक है, बाई 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अनस्ट्रेस्ड पोजीशन, या न्यूट्रल पोजीशन बोल दो, अनस्ट्रेस्ड
पोजीशन। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन needed to stretched it further by another 5 centimeter, by another 5 centimeter। इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है ऑप्शन ए 18.75 जूल, ऑप्शन बी 15 जूल और ऑप्शन सी है आपका 12 जूल और ऑप्शन डी 25 जूल। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं जो मैंने अभी तक कराया वही चीज आपको क्लियर है इसमें। तो के आपको दे रखा है सवाल के अंदर 5 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इनिशियली कितना स्ट्रेच कर रहा है वो x1, दैट इज व्हाट 5 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेट द वर्क डन नीडेड टू स्ट्रेच इट फर्दर बाय अनदर 5 सेंटीमीटर। तो दूसरा 5 सेंटीमीटर खींचने में और कितना वर्क करोगे? तो अब x2 कितना हो जाएगा आपका 5 + 5 दैट इज व्हाट 10 सेंटीमीटर। ये बात तो तुम्हें समझ में आनी चाहिए, है ना। ये आपसे बोल रहा है तो हमें वर्क निकलवा रहा है। तो सबसे पहले हमें वर्क के लिए क्या करना पड़ता है? वर्क का फॉर्मूला क्या था? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी सवाल के अंदर कैलकुलेट करनी है, फाइनल और इनिशियल, अंतिम और प्रारंभिक। ठीक है, तो सवाल के अंदर देखो आप यहां से आप क्या करोगे, एक काम करो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, दैट इज 5 × 10⁻² मीटर और ये आ जाएगा 10 × 10⁻² मीटर। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी है वो दैट इज ½ kx1 का स्क्वायर। तो ½ k कितना है 5 × 10⁻³ और x1 कितना है दैट इज 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर। अब देखो ½ 5 × 10⁻³ और ये आ जाएगा 25 × 10⁻⁻4। इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा 25 × 5 = 125, 125/2 × 10⁻⁻1 1/10 और ये हो जाएगा 20। तो ये आ जाएगा आप डिवाइड करो इसको, 20 × 120 और 20 दूनी 40, 6.25 जूल। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई 6.25 जूल। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल दो, दैट इज ½ kx2 का स्क्वायर। तो ठीक है, तो देखो ½ k कितना है 5 × 10⁻³ इंटू और x2 कितना है आपका दैट इज 10 × 10⁻², तो 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो आप, ये आ गया ½ 5 × 10⁻³ इंटू 100 × 10⁻⁻4। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 50 टाइम्स और ये 15 × 5 250 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 25 जूल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल के आ गई 25 जूल। कर दो, तो 25 माइनस कितना आ गया 6.25 जूल। सॉल्व कर दो, ये कितना आ जाएगा 80.75 जूल। तो कितना वर्क होगा नेक्स्ट मतलब 5 सेंटीमीटर को खींचने में? ठीक है, तो आपका आंसर है दैट इज 18.75 जूल। क्लियर? तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको अब इतना ही कराऊंगा, है ना। इसके बाद अभी आपके इक्विलिब्रियम की कंडीशन बची है ना, वो कंडीशन आपको मुझे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करानी है। और दूसरा आपको मुझे कुछ और अभी वर्क पावर एनर्जी के अंदर आपकी लूसेंट के अंदर बहुत सारे सवाल दे रखे हैं, अच्छे सवाल, इफिशियंसी के सवाल, क्षमता वाले सवाल। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा शेयर करें, ताकि जो चीज मैं करा रहा हूं उसका बेनिफिट आपके और लोगों तक पहुंचे जो डिफेंस के एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी